नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। यहां हम देखेंगे कि कांग्रेस का रूल आएगा कुछ प्रोविंसेस में। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी कहां पे? बॉम्बे में, मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, उड़ीसा में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, बिहार में और फिर NWFP में और असम में भी। 28 मंथ्स का कांग्रेस का रूल रहेगा प्रोविंसेस में। आपको याद रखना है कितने महीने कांग्रेस ने रूल किया था। इन्होंने काफी काम किया लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, जैसे सिविल लिबर्टीज दी गई। जिन लॉस से इमरजेंसी पावर्स आती हैं सरकार के पास, उनको हटा दिया गया। इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस बैन की गई, जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग्स और बहुत सारे बुक्स और जर्नल्स लिफ्ट किए गए। प्रेस के रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। न्यूज़पेपर्स को ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाला गया। कॉन्फिस्केटेड आर्म्स और आर्म्स लाइसेंसेस जो थे लोगों के, उनको रिस्टोर कर दिया गया। पुलिस पावर्स को थोड़ा कर्ब किया गया और CID को रोका गया पॉलिटिशियंस को शैडो करने से। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे और रेवोल्यूशनरीज जो थे, उनको छोड़ा गया। डिपोटेशन जो था, इंटर्नमेंट ऑर्डर्स थे कुछ के, उनको रिवोक किया गया। बॉम्बे में जो कॉन्फिस्केटेड लैंड था CDM के टाइम पे, उसको भी रिस्टोर किया गया। और ऑफिशियल्स की पेंशन से रिलेटेड काफी अच्छे लॉज लाए गए और उसको भी रिस्टोर किया गया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे सस्पेंडेड थी। बहुत से एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स हुए, कृषि से संबंधित सुधार। बहुत सारे लॉज लेके आइए, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, डेट रिलीफ, कर्जा मुक्ति से रिलेटेड, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी से रिलेटेड, एरियाज ऑफ रेंट से रिलेटेड, लैंड टेन्योर से रिलेटेड। सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स हुए, जिसमें हरिजन्स के लिए काफी स्टेप्स लिए गए, उनकी टेम्पल एंट्री, पब्लिक फैसिलिटीज यूज करना, इस सब से रिलेटेड। अटेंशन दिया गया प्राइमरी, टेक्निकल, हायर एजुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, सैनिटेशन पे। खादी को काफी एनकरेज किया गया, सब्सिडीज दी गई। प्रिजन रिफॉर्म्स, भाई जेल में कैसा माहौल है उसको सुधारा गया। एनकरेजमेंट दिया गया इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस को, ये गांधी जी का मेन मुद्दा था। एफर्ट्स उठाए गए डेवलप प्लानिंग करने के लिए, जैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी, किसके अंडर? सुभाष बोस थे प्रेसिडेंट 1938 में। कुछ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी की कांग्रेस ने, जैसे कि मास लिटरेसी कैंपेन्स लॉन्च किए, कांग्रेस पुलिस स्टेशंस बनाए गए, पंचायत्स बनाई गई, कांग्रेस ग्रीवेंस कमेटीज बनाई गई, स्टेट पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट किए गए। तो इस तरीके से इन्होंने काफी समाज सुधार के लिए और बहुत सी सिविल लिबर्टीज के लिए अच्छा खासा काम किया अपने 28 महीने के रूल में। चैप्टर 22 में हम देखेंगे नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या रहा जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया था। देखिए 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है, जिससे पहला जो वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, उनके बीच की जो टेंशन्स थी, उसको ये सॉल्व नहीं कर पाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड को इन्वेड कर देता है। जर्मनी की इस स्टेप से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन वॉर डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के ऊपर और इंडिया को फोर्सफुली ज्वाइन करना पड़ता है। लोगों का मर्जी नहीं होती, कुछ नहीं होता, फिर भी, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे। यहीं पे अब देखिए ये सब पैरेलल चल रहा है, आपको ईयर बहुत ध्यान रखने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो पेपर पे अपनी क्रोनोलॉजी बनाते चलिए, तो आई होप आप वो बना ही रहे होंगे। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, 1937 आते आते जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यंग ब्लड थे, इमर्ज होके आ रहे थे चीफ स्पोक पर्सन कांग्रेस के। अब कांग्रेस ने फरवरी में हरिपुरा सेशन होना था, 1938 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया इस सेशन का। अब हरिपुरा सेशन पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने पास किया कि ब्रिटेन को आप 6 महीने का टाइम दे दो इंडिया को आजाद करने का, उसके बाद हम रिबेलियन करेंगे, विद्रोह करेंगे इस रूल के अगेंस्ट। अब गांधी जी नहीं मानेंगे इस बात को। अब मई में क्या होगा, ये फरवरी की बात है। मई में उसी साल में बोस के कुछ फॉलोअर्स ने अलग हटके एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया मकुर उन्नाव में, एक नई पार्टी बट विद इन कांग्रेस, मतलब अलग नहीं हुए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 11 अगस्त 1939 को सुभाष चंद्र बोस को हटा देती है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट से, बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के। इसके अलावा उनको डिबार भी कर देती है कि वो कोई इलेक्टिव ऑफिस नहीं हेल्ड करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब उनको पनिश करती है।
अब कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा होता वैसे तो कि जो ये यूनिलेटरल एक्शन ब्रिटेन ने ले लिया था कि इंडिया को भी घसीट लिया वॉर में बिना कंसल्ट करे। इंडिया फिर भी कहती है कि हम करेंगे वॉर में आपको सपोर्ट, लेकिन हमारी दो बेसिक कंडीशंस होंगी। वॉर के बाद आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे। देखो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आ गई है यहाँ पे, और वो डिटरमिन करेगी कि आजाद हिंदुस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। और इमीडिएटली आप किसी तरह का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करोगे सेंटर पे, जिसके लिए कब से लड़ाई कर ही रहे हैं। इस ऑफर को लॉर्ड लिनलिथगो जो कि वाइसरॉय थे वो रिजेक्ट कर देते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बोलती है चलो भैया आप रिजाइन कर दो। अक्टूबर 23, 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग होती है। उसमें ये लोग पहली बात तो इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। ये लोग बोलते हैं इनकी वही चल रही है पुरानी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, सपोर्ट हम नहीं करेंगे वॉर को, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को बुलाओ, रिजाइन करो आप प्रोविंसेस में से। अब यहां पे लिनलिथगो का एक स्टेटमेंट आता है, आपको ध्यान रखना है कब आएगा, जनवरी 1940 में। वो यहां पे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस ऑफ वेस्टमिंस्टर वेराइटी, मतलब हमारी वेराइटी का डोमिनियन स्टेटस जो वहां पे चल रहा है लंदन में। वॉर के बाद हमारा गोल है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंडिया का। इसके बाद आता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर में मार्च 1940। देखिए जनवरी फिर मार्च, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का सेशन होता है लाहौर में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन यहां पे पास होता है, और ये जो रोल था सबसे इंपॉर्टेंट किसने प्ले किया था, फजल उल हक और सिकंदर हयात खान ने। अगस्त ऑफर, हिटलर की एस्टाउंडिंग सक्सेस और बेल्जियम का हार जाना, फॉल ऑफ बेल्जियम, हॉलैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड काफी कॉन्सिलेटरी मूड में आ जाता है यहां पे। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऑफर लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेनी पड़ेगी इंडिया से वॉर के एफर्ट में। तो यहां पे ये अनाउंस करते हैं अगस्त ऑफर। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा अगस्त 1940 में आएगा ये। इससे पहले अभी हमने देखा जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है वो अगस्त ऑफर से पहले आ चुका है। डोमिनियन स्टेटस ऑब्जेक्टिव है इंडिया का। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम एक्सपैंड कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे, और कोई फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अडॉप्ट होगी माइनॉरिटीज की बिना सलाह के। कांग्रेस मना कर देती है अगस्त ऑफर के लिए। फिर आएगा क्रिप्स मिशन। अब ए बी सी क्रोनोलॉजिकली देखोगे तो ए पहले आता है और फिर सी आता है, तो इस हिसाब से ही आएगा। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पहले क्या आया था बाद में क्या आया था। मार्च 1942 को एक मिशन भेजते हैं ये, इसके हेड होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि लेफ्ट विंग लेबराइट थे, पार्टी थी वहां पे लेबर पार्टी, लीडर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, मेंबर थे ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के। भेजा जाता है इनको इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स लेके। किस लिए? सेम ऑब्जेक्टिव, इनको वॉर सपोर्ट चाहिए था इंडिया का। क्या प्रपोजल्स थे इस मिशन के? एक इंडियन यूनियन फॉर्म करेंगे हम डोमिनियन स्टेटस से। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस की बात थी? तो हाँ थी, देख लीजिए। इसमें थी? हाँ थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखना। ये डोमिनियन स्टेटस देंगे, इंडियन यूनियन बनाएंगे, और ये जो है फ्री होगा डिसाइड करने के लिए कॉमनवेल्थ से अपने रिलेशंस, और यूनाइटेड नेशंस और बाकी की इंटरनेशनल बॉडीज में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना वो खुद डिसाइड करेंगे। वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना देंगे, नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो, और मेंबर्स जो होंगे इस असेंबली के वो पार्टली इलेक्टेड होंगे प्रोविंशियल असेंबली से थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड और जो बाकी के होंगे वो नॉमिनेशन से होंगे बाय प्रिंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी नई कॉन्स्टिट्यूशन को दो कंडीशंस पे। कोई भी प्रोविंस जो कि नहीं चाहती है यूनियन ज्वाइन करना, उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और एक सेपरेट यूनियन हो सकता है। देखिए यहां पे आ गई ना बात सेपरेशन की। नई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो होगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो निगोशिएट करेंगे एक ट्रीटी के ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होना चाहिए और रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज को कैसे सिक्योर करना है, सेफगार्ड करना है। इस बीच में डिफेंस जो है इंडिया का वो इन्हीं के हाथों में रहेगा, और गवर्नर जनरल की पावर्स एज इट इज रहेंगी। भाई समझ में आएगी ये बात? आपको आ रही है ये बात समझ में? नहीं। क्रिप्स मिशन जो है, जो प्रपोजल्स थे वो इंडियन नेशनलिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट और पाकिस्तान की डिमांड प्लस आईएनए, क्रिप्स चला जाता है, कोई खास इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। गांधी जी एक रेजोल्यूशन फ्रेम करते हैं कि ब्रिटिश विड्रॉल का और एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन। सीवीसी मीटिंग होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है वर्धा में 1942 में, और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आइडिया ऑफ द स्ट्रगल इज गुड। कांग्रेस वर्किंग कमिटीज की मीटिंग ग्वालियर टैंक बॉम्बे। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहां पे रेटिफाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहां? अगस्त 8, 1942। मीटिंग में क्या होता है? इमीडिएट एंड चाहिए अब ब्रिटिश रूल इन इंडिया का।
कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया डिक्लेयर करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे किसी भी तरह के फैसिज्म से, किसी भी तरह के इंपीरियलिज्म से। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे जैसे ही ब्रिटिशर्स जाएंगे यहां से, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सैंक्शन करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। गांधी जी को इस स्ट्रगल का लीडर चुना जाता है। यहां पे इस मूवमेंट की खास बात थी कि कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी। जैसे आपको याद रखना है कहां कहां, बलिया में अगस्त 1942 में एक हफ्ते के लिए अंडर चिट्टू पांडे, इनके आपको लीडर्स के नाम भी याद रखने हैं। तमलुक मिडनापुर में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातिया सरकार बोलते थे इनको। ये साइक्लोन रिलीफ वर्क, स्कूल को ग्रांट्स देना, धान वगैरह सप्लाई करना, विद्युत वाहिनीज वगैरह बनाना, ये ऐसा काम करते थे। सतारा में प्रति सरकार था इसका नाम। लीडर्स थे वाईबी चौहान, नाना पाटिल। विलेज लाइब्रेरीज थी यहाँ पे, न्यायंदम मंडल्स थे। इस तरीके से ये लोग पैरेलल काम कर रहे थे। आजाद हिंद फौज की बात करें तो जो ये आइडिया था कि एक आर्मी बनाई जाए, कि कौन लोग थे इस आर्मी में, ये इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। ये आइडिया ओरिजिनली था मोहन सिंह का, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी को मलाया में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये इन्होंने सोचा कि ये जापानीज के पास जाएंगे हेल्प के लिए। तो पहले फेज में क्या होगा, जापानीज जो हैं इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इनको दे देंगे मोहन सिंह को, जो इनको रिक्रूट करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी में। सिंगापुर के फॉल के बाद बहुत सारे पीओडब्ल्यूज रेडी थे ज्वाइन करने के लिए मोहन सिंह को। अब बाय द एंड ऑफ 1942 क्या होगा, 40,000 लोग करीब आ जाएंगे आईएनए में, और सितंबर 1942 में पहला डिवीजन आईएनए का बनेगा जिसमें 16,300 मैन होंगे। इस टाइम तक जापान भी कंस्पायर कर रहा था टू अटैक ऑन इंडिया। देखिए कुछ चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो अगर आपको बेसिक्स पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा। जितनी जरूरत की चीजें हैं आपके पेपर में यहां से गलत नहीं होंगी। तो अगर आपको कुछ चीजें ऐसी लगे कि आपको नहीं पता ये जापान का बैकग्राउंड, तो इसमें थोड़ा सा टाइम चला जाएगा बताने में, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। सेकेंड फेज की बात करें तो ये स्टार्ट होगा जब सुभाष चंद्र बोस आएंगे सिंगापुर। उससे पहले जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाएंगे और हेल्प लेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और फिर फेब 1943 में वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमें आर्म्ड स्ट्रगल करना है अगेंस्ट ब्रिटिश। फिर जब ये सिंगापुर आ जाएंगे, जहां पे रास बिहारी बोस, देखिए इनका नाम आपको कहां पे सुनाई दिया था लास्ट, बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। उसके बाद देखिए अब सुनाई दे रहा आपको। बाकी के लोग इनको हेल्प करेंगे, और जो इंडियन साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे होंगे, बर्मा में जो प्रिजनर्स होंगे, मलाया में, सिंगापुर में, ये भी इनको असिस्टेंस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अक्टूबर 1943 में एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना देंगे सिंगापुर में। इसका एक हेडक्वार्टर होगा जो रंगून में भी होगा, और एक विमेन्स रेजिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस विमेन रेजिमेंट का नाम क्या था, रानी झांसी रेजिमेंट, वो भी बनाई जाएगी। जुलाई 6, 1944 में ये गांधी जी की ब्लेसिंग्स लेके इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। एक आईएनए की बटालियन कमांड कर रहे थे शाहनवाज। इनको अलाउ किया जाएगा टू अकंपनी जापानीज आर्मी टू द इंडो बर्मा फ्रंट, और वहां पे इम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसके बाद इंडियंस जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट रिसीव करेंगे फ्रॉम द जापानीज, तो इम्फाल एक्सपेडिशन फेल हो जाएगा, और रिट्रीट ऑफ जापानीज सोल्जर्स जो है, इससे आईएनए की जो होप्स हैं वो टूट जाएंगी। जापान का सरेंडर हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब जो सोल्जर्स थे आईएनए के, उनको इंडिया लाया जाएगा एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और उनको हार्शली पनिशमेंट दिया जाएगा, और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टार्ट होगा इन सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर के डिफेंस में। अब फेमाइन ऑफ 1943, सूखा पड़ेगा। सबसे वर्स्ट इफेक्टेड एरिया होंगे साउथ वेस्ट बंगाल, जहां पे तमलुक, कॉन्टेनाई, डायमंड हार्बर रीजन, डक्का, फरीदपुर, तिपेरा, नोआखली, इतने मतलब 1.5 से 3 मिलियन लोग यहाँ पे पेरिश हो जाएंगे। बेसिकली ये मैन मेड फेमाइन था, एपिडेमिक हो जाएगी वहां पे, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन। और फंडामेंटल कॉज क्या होंगे भाई, इतनी बड़ी आर्मी को आप भेज रहे हैं तो खाना तो सब वहीं पे जा रहा है। राइस इंपोर्ट्स बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से बंद हो जाएंगे, और ये इतना ज्यादा एग्रवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा फेमाइन, क्योंकि मिसमैनेजमेंट होगा और डेलिबरेट प्रॉफिटरिंग होगी। ये सब ब्रिटिशर्स कर रहे थे। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी एक सीनियर लीडर थे कांग्रेस के। उन्होंने एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया कांग्रेस लीग कोऑपरेशन का। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कोऑपरेशन होगा 1944 में। ये टैसिट एक्सेप्टेंस भी था लीग के पाकिस्तान की डिमांड की। इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया था ना ऑलरेडी 1942 में।
1940 में हमने देखा था ना, अगस्त ऑफर से पहले। गांधी जी सपोर्ट कर देंगे इस फॉर्मूला को। मुस्लिम लीग एंडोर्स करेगी कांग्रेस की डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। लीग ये भी कहेगी कि हम कॉपरेट करेंगे आपके साथ अगर आप एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे सेंटर पे। वॉर के बाद एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो डिसाइड करेगी बाय प्लेबिसाइड, बाय वोट, कि सेपरेट सोवरेन स्टेट उनको चाहिए या नहीं। और अगर एक्सेप्टेंस होता है पार्टीशन का तो अग्रीमेंट बनाया जाएगा किस तरीके से जॉइंटली डिफेंस को, कॉमर्स को और कम्युनिकेशंस को सेफगार्ड किया जाएगा। और बाकी की टर्म्स तभी ऑपरेटिव होंगी जब इंग्लैंड कंप्लीट पावर और फुल ट्रांसफर देगा पावर्स का इंडिया को। यहां पे क्या होगा, देसाई लियाकत पैक्ट आएगा। आपको सब लिखते जाना है, पहले क्या आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप उठा के देख लीजिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। भूला भाई देसाई ये लीडर रहेंगे कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये लियाकत अली खान जो कि डेप्यूटी लीडर थे मुस्लिम लीग के असेंबली में, उनसे मिलेंगे और एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाएंगे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का सेंटर पे, जिसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ लोग होंगे जो कांग्रेस और लीग नॉमिनेट करेगा। कहां पे, सेंट्रल लेजिस्लेचर पे। 20% सीट्स माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व होंगी। कोई सेटलमेंट जो पहुंचेगा बिटवीन कांग्रेस और लीग वो इन्हीं लाइंस पे पहुंचेगा। अब वेवल प्लान आएगा। आइडिया क्या था, रिकंस्ट्रक्ट करना गवर्नमेंट जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पेंडिंग था काम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। इस पर्पस के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे लॉर्ड वेवल। कहां पे, शिमला में, जून 1945। वेरी इंपॉर्टेंट, वेवल प्लान के क्या क्या प्रपोजल्स थे। अब सिर्फ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियंस होंगे। हिंदूज और मुस्लिम्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। गवर्नर जनरल एक्सरसाइज करेंगे वेटो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। पॉसिबिलिटीज रहेंगी ओपन नेगोशिएशंस के लिए नए कॉन्स्टिट्यूशन पे जब वॉर जो है फाइनली जीत लिया जाएगा। वेवल ने एक ब्रेकडाउन टॉक भी अनाउंस किया था लीग को एक वर्चुअल वीटो देके, जिसकी वजह से लीग का पोजीशन काफी स्ट्रेंथन हो गया था, जो कि दिखाई दिया था साफ 1945-46 के इलेक्शंस में। कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया इस प्लान को कि भाई ये लोग कांग्रेस को तो प्योर एक कास्ट हिंदू पार्टी की तरह दिखाना चाह रहे हैं, और इंसिस्ट किया कि सारे कम्युनिटीज के मेंबर्स उनके नॉमिनीज में इंक्लूड होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो मेन चीजें वो ये ध्यान रखनी है, एक तो क्रोनोलॉजी और कुछ कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ सारी चीजें, इससे कम टाइम में नहीं बताया जा सकता है। बस आपको जो करना है इसको भी और शॉर्ट करना है और अपने क्वेश्चंस एकदम ठीक करके आने हैं। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको बहुत डिटेल में चीजें नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जब तक आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपके क्वेश्चन नहीं ठीक हो सकते। तो इस तरीके से आप करते चलेंगे। अब पोस्ट फॉर नेशनल सिनेरियो क्या रहा, गवर्नमेंट के एटीट्यूड में चेंज आया। जब गवर्नमेंट ने कांग्रेस पे से बैन हटा दिया और कांग्रेस लीडर्स को रिलीज कर दिया जून 1945 में, उनको लगा कि बड़े डिमोरलाइज से लोग मिलेंगे हारे टूटे से, लेकिन इसके ऑपोजिट गजब की एनर्जी वाला क्राउड था, ट्यूमिल्टस क्राउड था और इम्पेशेंट था कि हम कुछ करें। जून 1945 में लेबर पार्टी बनी गवर्नमेंट ब्रिटेन में। क्लेमेंट एटली आए नए प्राइम मिनिस्टर बनके और पैथिक लॉरेंस बने नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए। अगस्त 1945 में सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शंस अनाउंस हुए। सितंबर 1945 में यह अनाउंस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कन्वीन की जाएगी वॉर के बाद। एंड क्या रहा वॉर का, बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर चेंज हो गया। अब यूके एक बड़ी पावर नहीं रहा था, बल्कि यूएसए और यूएसएसआर यहां से इमर्ज होके आए सुपर पावर्स। अब ऑब्वियसली ये फेवर करेंगे फ्रीडम फॉर इंडिया। नई लेबर गवर्नमेंट ज्यादा सिंपैथेटिक थी टू इंडियन डिमांड्स। पोस्ट वॉर कांग्रेस सेशन सितंबर 1945 बॉम्बे में एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास किया गया, डिक्लेयर किया कांग्रेस का सपोर्ट फॉर द आईएनए कॉज। अब ये कॉज क्या था, ये हम तीन चीजों से रिलेट करके पढ़ेंगे। तीन अपसर्जेस हैं जिनको विंटर अपसर्जेस बोला जाता है ऑफ 1945-46। पहले नवंबर 21 में कलकत्ता में हुआ ओवर आईएनए ट्रायल, जो प्रिजनर ऑफ वॉर आए थे ना यहाँ पे, उनके ट्रायल्स हो रहे थे उसके अगेंस्ट। फेब 11 में कलकत्ता में अगेंस्ट द 7 ईयर सेंटेंस टू एक आईएनए ऑफिसर थे रशीद अली। फेब 18 में बॉम्बे में एक स्ट्राइक कर दी रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स ने। तीन स्टेज पैटर्न यहां पे देखा जाता था। तीनों अपसर्जेस में एक बात सिमिलर होती थी। पहली स्टेज में क्या होगा, एक ग्रुप होगा जो अथॉरिटी को डिफाई करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा और उसको फिर रिप्रेस किया जाएगा। जैसे पहली स्टेज में देखो आप, एक स्टूडेंट प्रोसेशन होगा, एक स्टूडेंट्स का जत्था होगा जिसमें कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक के सिंपैथाइजर्स होंगे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट होंगे, इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। ये डलहौजी स्क्वायर तक पहुंच गए। इन प्रोटेस्टर्स
ने रिफ्यूज कर दिया हटने के लिए, डिस्पाइट इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इन्होंने रिटेलिएट किया पत्थर वत्थर फेंक के। पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई और 52 इंजर हो गए। सेकेंड इंसिडेंट रिबेलियन का 11 फेब 1946 को हुआ, जहां पे ये सजा सुनाई जा रही थी कि 7 साल इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा आजाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को। रिबेलियन क्यों कर रहे थे नेवल रेटिंग्स? वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, खाना इतना गंदा मिलता था इन लोगों को, और ये जो आईने का ट्रायल्स था, भाई इससे भी तो ये लोग रिलेटेड रहेंगे ही ना, और इंडियन ट्रूप्स का यूज किया जा रहा था इंडोनेशिया में, उसका विड्रॉल ये डिमांड कर रहे थे। पहली स्टेज में क्या हुआ, एक ग्रुप ने डिफाई किया अथॉरिटी को, रिप्रेस कर दिया। सेकंड स्टेज में क्या होगा, सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे इनके कॉज को। इस फेज में सारे सिटी के लोग रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करेंगे। यहां पे एंटी ब्रिटिश मूड होगा बहुत ही भयंकर, जिसकी वजह से क्या होगा, पैरालिसिस पे आ जाएंगी कुछ सिटीज जैसे कि कैलकाटा और बॉम्बे। स्टेज 3 में क्या होगा, अभी तो उस सिटी से लोग आए हैं जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब बाकी की जो कंट्रीज हैं, पार्ट ऑफ कंट्री हैं, वहां के लोग भी बहुत सिंपैथी और सॉलिडारिटी शो करेंगे इस कॉज के लिए। स्टूडेंट्स क्लासेस बॉयकॉट करेंगे, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोसेशंस निकालेंगे। वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने भी नेशनल एजिटेटर्स को परसुएड किया था सरेंडर करने के लिए, इस अश्योरेंस के साथ कि नेशनल पार्टीज कोई भी विक्टिमाइजेशन जो होगा उसको प्रिवेंट करेंगे। अब इतने में चुनाव अनाउंस हुए थे अगस्त में, उनका रिजल्ट आ जाएगा। 91% कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था, 91% नॉन मुस्लिम वोट्स मिलेंगे। 57 आउट ऑफ 102 सीट्स मिलेंगी सेंट्रल असेंबली में। प्रोविंशियल इलेक्शंस में मेजॉरिटी मिलेगी मैक्सिमम प्रोविंसेस में, एक्सेप्ट फॉर बंगाल, सिंध एंड पंजाब। मुस्लिम लीग को देखिए, अब यहां से देखिए कम्युनल सीट्स तो बहुत पहले 100 हो ही चुके थे, उसका ही ये रिजल्ट है। इनको 86.6% मुस्लिम वोट्स मिलेंगे, 30 रिजर्व सीट्स सेंट्रल असेंबली में और मेजॉरिटी बंगाल और सिंध में। अब 1937 से ऑपोजिट लीग को क्लियरली लीग बन के आ गई है ना, डोमिनेंट पार्टी अमंग मुस्लिम्स, दिखाई दे रहा है हमें साफ। पंजाब में एक यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली कोलिशन बनेगा अंडर खिज्र हयात खान। सिग्निफिकेंट क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देखिए और लिमिटेड फ्रेंचाइज। लेस देन 10% टोटल पॉपुलेशन की कुड वोट, एंड फॉर सेंट्रल असेंबली सिर्फ 1% टोटल पॉपुलेशन की एलिजिबल थी वोटिंग के लिए। यहां पे एटली गवर्नमेंट फेब 1946 में, प्लीज नोट द डेट, अनाउंस करेगी एक हाई पावर्ड मिशन भेजने के लिए जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स होंगे। अब देखिए कितने बेवकूफ हैं ये लोग। पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एवी अलेक्जेंडर। आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। पहली बात तो वो पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके इनमें से कौन नहीं था। किस लिए भेज रहे हैं ये, कि इंडिया के लिए निगोशिएशन करो और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर करो इंडिया के लिए। कैबिनेट मिशन दिल्ली आएगा, देखिए अनाउंस हो रहा है फेब 1946 में। मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूं, नोटवर्दी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एज इट इज पूछे गए बातें हैं सारी। कैबिनेट मिशन दिल्ली आएगा मार्च 24, 1946 में। प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशंस करेगा इंडियंस के साथ, सारी पार्टीज और ग्रुप्स के साथ। कांग्रेस और लीग का तो आपस में कुछ अग्रीमेंट बैठ नहीं पा रहा था, किस लिए, यूनिटी या पार्टीशन पे। मिशन अपना खुद का प्लान पुट फॉरवर्ड कर देगा एज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इन मई 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के मेन पॉइंट्स क्या थे, देखिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछेगा क्या यहां पे पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई थी, रिजेक्ट की गई थी पाकिस्तान की डिमांड, क्योंकि पाकिस्तान जो बनेगा वहां पे लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी होगी, नई प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं क्योंकि कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल फॉलो होगा, डीप सीटेड रीजनल टाइज डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर बंगाल और पंजाब को पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन जो है वो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज है ना, देखिए इनकी ग्रुपिंग पे कैसे करा इन्होंने ग्रुपिंग, 3 सेक्शंस में करी ग्रुपिंग। सेक्शन ए मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, सारी देख लीजिए आप, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं। सेक्शन बी देखिए, ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। और सेक्शन सी देखिए, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, बंगाल और असम। 3 टायर का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल सेक्शन और यूनियन लेवल्स पे स्ट्रक्चर बनेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी बाय असेंबलीज, बाय प्रोविंशियल असेंबली सिलेक्ट करेंगी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 3 ग्रुप्स में वोटिंग होगी, जनरल, मुस्लिम और सिख्स में। अब ये कितने मेंबर बॉडी होगी, ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स होंगे ग्रुप ए, बी और सी से, सेपरेटली बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के लिए। उसके बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सारे सेक्शंस कंबाइंड दोबारा बैठेंगे यूनियन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। एक कॉमन सेंटर होगा जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स को देखेगा, और एक फेडरल स्ट्रक्चर भी होगा जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूड की जाएंगी। कम्युनल क्वेश्चंस जो होंगे वो डिसाइड होंगे बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, और प्रोविंसेस के पास पूरी ऑटोनॉमी होगी
और रेसिडुअल पावर्स होंगी। प्रिंसली स्टेट्स अब जो है पैरामाउंसी में नहीं रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो फ्री होंगे कि वो कहां पे जाना चाहते हैं, किसके साथ अरेंजमेंट करना चाहते हैं, विद सक्सेसर गवर्नमेंट्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले जनरल इलेक्शंस के बाद प्रोविंस जो होगी वो फ्री होगी किसी भी ग्रुप से बाहर निकलने के लिए। आफ्टर 10 years अ प्रोविंस वाज टू फ्री टू कॉल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ही। सॉरी, एक्सेप्टेंस की बात करें तो मुस्लिम लीग ने जून 6 को और कांग्रेस ने जून 24 1946 को लॉन्ग टर्म प्लान एक्सेप्ट कर लिया, जो कि कैबिनेट मिशन ने पुट फॉरवर्ड किया था। जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल असेंबलीज में। जुलाई 10 1946 को नेहरू ने कहा, वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट कि हमने डिसाइड किया है टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन है और वो डिसाइड करेगी रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। अब सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी इसमें यह है दैट देयर बी नो ग्रुपिंग एज NWFP एंड असम वुड हैव ऑब्जेक्शंस टू जॉइनिंग सेक्शंस B एंड C। जुलाई 29 1946 को लीग ने अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर लिया यहां से नेहरू के स्टेटमेंट पे, और एक कॉल दिया फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम August 16 टू अचीव पाकिस्तान। क्योंकि यहां पे इन्होंने ये बोल दिया ना कि एक प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई ग्रुपिंग नहीं होगी ऐसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में। इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें, 2 सितंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू और उनके कोलीग्स मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल में शपथ लेंगे। 14 मिनिस्टर्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स वाले होंगे और कॉमनवेल्थ रिलेशंस। वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, बलदेव सिंह डिफेंस, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन, CH भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर एंड फूड, जगजीवन राम लेबर पार्टी लेबर मिनिस्टर, असफ अली रेलवे, लियाकत अली खान फिनेंस मुस्लिम लीग से, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर मुस्लिम लीग से कॉमर्स, अब्दुल राब निश्तार कम्युनिकेशंस, गजनफर अली खान मुस्लिम लीग से हेल्थ, जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग के मेंबर्स एब्सेंट रहेंगे। मुस्लिम लीग अपोज करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और डिमांड पुट फॉरवर्ड करेगी पाकिस्तान की और ज्यादा जोरों शोरों से। एक तो आपको ये याद रखना है कौन किसकी चीज के मेंबर थे, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और थोड़ी कुछ डेट्स याद रखनी है। प्रॉब्लम किस पे हुई थी, ये जो सेक्शनिंग हुई है ना ऊपर अभी हमने देखी, इस पे कि ये ऐसे कोई आप अलग से नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला था नेहरू जी के स्टेटमेंट के बाद मुस्लिम लीग थोड़ा अलग जाएगी और बोलेगी नहीं हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए। इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, क्लीमेंट एटली जो थे उन्होंने देखा सब कितना प्रॉब्लम हो रहा है आसपास, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया फेब 20 1945 में। जून 30 1948 को फिक्स कर दिया एज द ट्रांसफर ऑफ पावर। मतलब नहीं है इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन पे, नहीं इनकी सहमति बनी है इंडियन पॉलिटिशियंस की, तो भी ब्रिटिश जो है सारी पावर छोड़ देंगे किसी फॉर्म, किसके ऊपर छोड़ेंगे, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे या फिर एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नहीं ज्वाइन करती हैं, और माउंट बेटन की जगह वेविल एज वाइसरॉय आएंगे। कम्युनल राइट्स हो गए, कांग्रेस लीग कोalition नहीं हो पाया। अर्ली 1947 में ये बात क्लियर हो गई कि एक्सेप्ट करना होगा सो फार द अनथिंकेबल आइडिया ऑफ पार्टीशन। मार्च 10 1947 को नेहरू ने कैबिनेट मिशन के लिए बोला कि यही बेस्ट सोल्यूशन है इफ कैरिड आउट, और एक रियल ऑल्टरनेटिव यही है कि पंजाब और बंगाल का पार्टीशन किया जाए। अप्रैल 1947 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कृपलानी ने वाइसरॉय को बोला, रादर देन हैविंग अ बैटल वी शुड लेट देम हैव देयर पाकिस्तान। मतलब जंग से तो बेटर है आप उनको पाकिस्तान दे दो, एंड यू अलाउ बंगाल एंड पंजाब टू बी पार्टीशनड इन अ फेयर मैनर। माउंट बेटन प्लान, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जून 3 1947। ये फ्रीडम विद पार्टीशन फॉर्मूला था, इसको एक्सेप्ट किया जाने लगा इवन बिफोर माउंट बेटन इंडिया में आए। जून 3 1947 को इन्होंने एक प्लान प्रेजेंट किया पार्टीशन का, ट्रांसफर ऑफ पावर का, इसी को बोला जाता है जून 3 प्लान। इसके मेजर पॉइंट्स थे, पंजाब और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो 2 ग्रुप्स में मिलेंगी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वोट करने के लिए पार्टीशन के लिए। अगर सिंपल मेजॉरिटी किसी भी एक ग्रुप की वोट करती है पार्टीशन के लिए तो इन प्रोविंसेस को पार्टीशन किया जाएगा। पार्टीशन होता है तो 2 डोमिनियंस और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेगी। सिंध अपना फैसला खुद लेगा। कांग्रेस ने कंसीड कर दिया है कि यूनिफाइड इंडिया जितने भी सारे पॉइंट्स हैं दे वुड बी मेट, जैसे कि इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स रूल आउट हुई, उनका मन है वो इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन करें।
इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल रूल आउट हुई और एक्सेशन ऑफ हैदराबाद और पाकिस्तान रूल आउट हुआ। माउंट बेटन के ड्राफ्ट को लीगल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेप्स किए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर एटली ने प्रेजेंट किया माउंट बेटन प्लान एज अ बिल ऑन 15 जुलाई 1920, ये 47 होगा, कॉमन्स असेंबली में, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और फिर 18 जुलाई 1947 को ये पास हो गया, रॉयल एसेंट मिल गया इसको, और फिर ये प्लान ऑफ जून 3 1947 लीगलाइज हो गया। मेजर सेक्शंस क्या थे इस एक्ट के? इंडियन सबकॉन्टिनेंट को 2 कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया गया, द इंडियन यूनियन, पाकिस्तान। जितनी भी स्टेट्स हैं जो इंक्लूड होंगी इंडियन यूनियन में, एक्सेप्ट वो स्टेट्स जो कि अब पाकिस्तान बोली जाएंगी। टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या होगा? सिंध, ब्रिटिश बैलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल। इसमें एक बाउंड्री कमीशन भी आएगा जो इनकी बाउंड्रीज डिसाइड करेगा। जो ट्रीटीज टर्मिनेट हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स डीम्ड हैं जिन्हें कैंसिल माना जा रहा है, जो कि हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट में और इंडियन किंग में है, वर्ड एम्परर जो है इंडिया से खत्म कर दिया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का लेजिस्लेचर के पास पूरा राइट होगा लॉज बनाने का ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स। ज्यूरिसडिक्शन खत्म होगा इंग्लिश पार्लियामेंट का इंडिया के ऊपर आफ्टर 15 अगस्त 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसके हेल्प से गवर्नेंस इन 2 स्टेट्स में एज लॉन्ग एज पॉसिबल नए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा। गवर्नर जनरल को नेसेसरी पावर्स दी गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना बने पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इंडिया के लिए माउंट बेटन से ही बोला गया कि आप ही गवर्नर जनरल बने रहिए। जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने चार्ज लिया नए स्टेट्स डिपार्टमेंट का। पटेल के अंडर इनकॉर्पोरेशन हुआ नए स्टेट्स का 2 फेजेस में। बहुत स्किलफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बेट्स, लालच, और थ्रेट्स एंड मास प्रेशर दोनों यूज किए गए। पहले फेज में बाय अगस्त 15 1947 सारे स्टेट्स एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ इन्होंने साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ। प्रिंसेस ने भी एग्री कर लिया था क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन तो था नहीं, और जो वो सरेंडर कर रहे थे वो उनका कभी था ही नहीं। ये ब्रिटिश पैरामाउंसी का ही पार्ट था जो उनके पास था, और कोई चेंज नहीं था इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। फेज 2 में बहुत सी छोटे छोटे रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स जो सेपरेट नहीं रह सकते थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उनको एनेक्स कर लिया गया। 39 प्रिंसली स्टेट्स छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मर्ज किए गए इन मध्य प्रदेश और उड़ीसा। एक और मर्जर हुआ इन प्रिंसली स्टेट्स का, जैसे इनको यूनिट्स की तरह कॉन्स्टिट्यूट करना जो सेंटर रन करेगा। इस कैटेगरी में आए विंध्या प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, बिलासपुर, भोपाल, कच्छ। एक और मर्जर हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टेट एसोसिएशंस। इसमें आए जैसे काठियावाड़ मध्य प्रदेश, यूनियन ऑफ सेंट्रल इंडिया, विंध्या प्रदेश, ईस्टर्न पंजाब प्रिंसली यूनियन, और जॉइंट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पटियाला, राजस्थान एंड ट्रावनकोर एग्जिस्टेंस में आए इस फॉर्मुलेशन के हिसाब से। अब हम देखेंगे सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। सबसे पहले हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज देखेंगे। इसमें 3 टाइप्स के मेथड इन ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किए थे, जमींदारी या फिर परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी, महलवाड़ी। अब इनिशियली जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने एक इजारेदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्या था, मोर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। ये तो इनका खैर लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव था मेरे ख्याल से, एक्सप्लॉयटेशन और पैसा इकट्ठा करना। इस सिस्टम के 2 फीचर्स थे। इसमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट था, और हाईएस्ट बिडर जो होगा उसको लैंड मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लेकिन इस अरेंजमेंट से इनको कुछ बेनिफिट नहीं मिला। 1777 में डिफेक्ट था इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। इस पीरियड को चेंज किया गया 1 साल के इंस्टेड ऑफ 5 साल। लेकिन जो ये अरेंजमेंट था कॉन्ट्रैक्ट्स का, हर साल ये अनसक्सेसफुल ही रहा। जो चीज इन्हें फायदा नहीं देगी उसको हटा देंगे। परमानेंट सेटलमेंट 1786, देखिए आपको एक तो नाम पता होना चाहिए कौन लेके आया, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस आए इंडिया में एज गवर्नर जनरल। कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम काफी खराब चल रहा था और डिस्प्यूट्स चल रहे थे। इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड, जैसे कि किसके साथ ये अग्रीमेंट किया जाए, फार्मर के साथ किया जाए या फिर लैंडलॉर्ड के साथ किया जाए, कितना हो स्टेट का रेवेन्यू और कितना रेंट की तरह से रिसीव किया जाए, और ये जो अग्रीमेंट था इसको कुछ सालों के लिए किया जाए या परमानेंटली किया जाए। फाइनली इनके बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर के बीच में, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के बीच में और कॉर्नवालिस के बीच में, और इनके पास ये एक अरेंजमेंट पे पहुंचते हैं कि एक अग्रीमेंट करो लैंडलॉर्ड्स के साथ 10 साल के लिए, जिसको सेटल किया इन्होंने 22 मार्च 1793 में। इसको कहां इंप्लीमेंट किया ये भी इंपॉर्टेंट है। आप एक मैप बना लीजिए, देखिए एक मैप ले लीजिए, फिजिकल मैप इंडिया का, उसमें लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लिख लीजिए और देख लीजिए किस एरिया में क्या हो रहा है और कौन इसको लेके आ रहा है। सबसे अच्छा तरीका है।
पहला इंप्लीमेंट हुआ था ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, बनारस, ब्लॉक ऑफ यूपी, नॉर्थ कर्नाटका में। 19% टोटल एरिया था ब्रिटिश इंडिया का इस वाले सेटलमेंट के अंडर। फीचर्स देख लीजिए इसके। लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको परमानेंट ओनर्स बना दिया गया लैंड का। इनकी जो अथॉरिटी थी ओवर द लैंड वो एंसेस्ट्रल थी और ट्रांसफरेबल थी। ये लैंड इनसे नहीं लिया जा सकता था एज लॉन्ग एज दे गिव फिक्स्ड रेंट टू द गवर्नमेंट। बाकी के फार्मर्स को काफी लो स्टेटस ऑफ पे रहेंगे वो एज रियॉट्स। लैंड रिलेटेड और बाकी ट्रेडिशनल राइट्स जो है उनसे ले लिए जाएंगे। जमींदार खरीद बेच सकते हैं लैंड को एज लैंडलॉर्ड्स। गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था फार्मर्स के साथ। जमींदार को 11 में से 10वां हिस्सा देना होता था टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स, और 1/11वां हिस्सा खुद के लिए रखना होता था। नेक्स्ट देखेंगे रियॉतवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट नया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेके आई, रियॉतवारी सेटलमेंट। 1820 वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर थे मद्रास के थॉमस मुनरो, इंप्लीमेंट किया मद्रास, मुंबई और पार्ट्स ऑफ असम में। एलिफेंटस्टोन मुंबई के गवर्नर थे, काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन था उनका इस मेथड में। इस सिस्टम ने स्टैब्लिश किया लैंड ओनरशिप किसकी, फार्मर्स की। उसमें किसकी थी, जमींदार्स की। इस प्रैक्टिस में फार्मर्स को लैंडलॉर्ड्स बनाया गया। सेपरेट अग्रीमेंट्स हुए विद द रियॉट्स एंड लैंड रेवेन्यू जो था वो डिटरमिन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ लैंड, ना कि पैदा के हिसाब से बल्कि एरिया ऑफ लैंड के हिसाब से। 51% लैंड इस अरेंजमेंट के अंडर आया था। महालवाड़ी सिस्टम टाइम था हेस्टिंग्स का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू रिकवरी के लिए, जिसको महालवाड़ी सिस्टम कहा गया। ये सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब में था और 30% लैंड इसके अंडर आता था। तो सबसे ज्यादा कौन से रेवेन्यू के अंडर आया लैंड, बताइए। चलिए, तो बताना क्या है, दिख रहा है साफ, रियॉतवाड़ी के अंडर। इस सिस्टम में लैंड रेवेन्यू पूरे एंटायर विलेज, मतलब महल बोलते थे इसको, और जमींदार या प्रिंसेस के साथ कलेक्टिवली क्लेम किया जाता था टू बी द हेड ऑफ एंटायर विलेज और महल, मतलब एक महल को हेड बना दिया गया है। थ्योरेटिकली लैंड जो था उसको कंसिडर किया जाता था पूरा विलेज या महल, लेकिन प्रैक्टिस में पीजेंट्स को डिवाइड कर दिया था। पीजेंट्स ने डिवाइड कर दिया था महल के लैंड को और डिपॉजिट करा था रेंट टू द हेड ऑफ महल। इसके बाद महल चीफ जो था वो डिपॉजिट करता था लगान टू द गवर्नमेंट। याद आ गया होगा कुछ इस वर्ड से। चलिए, ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की तरफ। रिलेशंस ब्रिटिश के इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की तरफ 2 स्टेज पॉलिसी से गाइड होते थे। पहला, स्टैब्लिश और यूज रिलेशंस, अपनी एम्पायर प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड, उनको एम्पायर में मिलाने के लिए। ये तो था इनका ऑब्जेक्टिव। 1876 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था एक एक्ट कॉल्ड रॉयल टाइटल्स, जहां पे ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने अज्यूम किया टाइटल केसरे हिंद का या फिर एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जिससे सारी ब्रिटिश टेरिटरीज और प्रिंसली स्टेट्स इनके अंडर इंक्लूड हो जाती थी। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़पेपर्स के नाम और एक्ट्स के नाम पूछे जाते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिकी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1780 में स्टार्ट करते हैं क्या, बंगाल गजट या फिर कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। ये पहला अखबार था हिंदुस्तान का। इसको सीज कर लिया 1872 में। किस जुर्म में कि आप हमारी बुराई कर रहे हैं, यही जुर्म था उस टाइम पे। अर्ली रेगुलेशंस देखेंगे, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, फ्रेंच इन्वेजन से डर के लॉर्ड वेलेस्ली ने एनफोर्स किया और सारे न्यूज़पेपर्स को सेंसर कर दिया। इस एक्ट से ये जरूरी था सारे न्यूज़पेपर्स क्लियरली लिखें ओनर, डायरेक्टर और फाइनेंसर का नाम, उसी को पकड़ लेंगे फिर ये। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823, एक्टिंग गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स, उनके रिएक्शनरी व्यूज थे काफी। उनके इस रेगुलेशन के हिसाब से प्रेस को स्टार्ट करना बिना लाइसेंस के एक अपराध है। इसी की वजह से राजा राम मोहन रॉय की जो मैगजीन थी मिरातुल अकबर, उसको अपना पब्लिकेशन स्टॉप करना पड़ा था। प्रेस एक्ट ऑफ 1835 या मेटकैफे एक्ट, इन्होंने रिप्लेस किया ये 1823 वाले एक्ट को। किसने हटाया, मेटकैफे ने। और इनको टाइटल मिला था लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। ये नया प्रेस लेके आए कि प्रिंटर पब्लिशर को एक प्रिसाइज अमाउंट देना पड़ेगा ऑफ द प्रेमाइसेस ऑफ अ पब्लिकेशन, और फिर फंक्शनिंग सीज करनी पड़ेगी अगर सिमिलर डेकोरेशन कोई डिक्लेयर किया जाता है तो। इस रिजल्ट से काफी, मतलब इसकी इन्होंने काफी लिबरल प्रेस पॉलिसी अपनाई, तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एकदम से ग्रो कर जाएंगे। लाइसेंसिंग एक्ट 1857, इमरजेंसी की वजह से, 1857 वाली इमरजेंसी की वजह से इस एक्ट ने लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी थी।
मेटकैफे ने जो प्रोसीजर ले किया था उसके ऊपर भी, और गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिया था राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक, न्यूज़पेपर और प्रिंटेड मैटर। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो इसने मेटकैफे के एक्ट को रिप्लेस किया था, और ये एक रेगुलेटरी नेचर का था, रिस्ट्रिक्टिव नेचर का नहीं था। इसके हिसाब से हर एक बुक अखबार को अपना प्रिंट करना है, प्रिंटर का नाम, पब्लिशर का नाम, कहां से पब्लिश हो रहा है, और एक कॉपी सबमिट करनी है लोकल गवर्नमेंट के पास भी 1 महीने के अंदर अंदर, पब्लिशिंग पर्टिकुलर चीज का पब्लिशिंग के बाद। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन सब में से। इसको बोला गया था बेटर कंट्रोल के लिए ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस, और रिप्रेस करने के लिए सेडेशियस राइटिंग। इसमें क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी प्रिंटर पब्लिशर को बुलाएगा किसी भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के, और वो बॉन्ड एंटर करेगा गवर्नमेंट के साथ कि कोई आप हमें डिसअफेक्शन नहीं कॉज करेंगे। मैजिस्ट्रेट का एक्शन फाइनल होगा और कोई अपील नहीं होगी किसी कोर्ट में। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को एग्जेम्पशन मिल सकता है ऑपरेशन ऑफ एक्ट से बाय सबमिटिंग प्रूफ्स टू द गवर्नमेंट सेंसर। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आया इस एक्ट का, फाइनली लॉर्ड रिपन ने इसको रिप्लेस किया था, पूछ सकते हैं ये 1882 में। 1883 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पहले इंडियन जर्नलिस्ट थे जो अपनी जर्नलिस्ट की ड्यूटी के लिए जेल गए थे, एज इन मतलब जर्नलिस्ट की ड्यूटी की वजह से इम्प्रिजन हुए थे। 1898 में गवर्नमेंट ने सेक्शन 124A को अमेंड किया और एक और सेक्शन डाला 153A, जिसने क्रिमिनल ऑफेंस बनाया फॉर एनीवन जो कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट करता है या हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है फॉर अमंगस्ट एनी क्लास। मतलब इतने एम्बिग्यूटरी एक्ट्स थे, क्लियरली ये लोग कुछ लिखते नहीं थे, जरा सा कुछ इनके बारे में लिखा ही उसको पकड़ के उठा के जेल में डाल देंगे। ये था इन एक्ट्स का बेसिक एम। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, इसका मतलब था एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी ना इस टाइम पीरियड में, उसको कंट्रोल करना। इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ये था वर्स्ट फीचर वीपीए का, लोकल गवर्नमेंट का एम्पावर कर दिया था, वो सिक्योरिटी लेंगे एट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम प्रिंटर पब्लिशर, और फोरफीट कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं अगर वो एक ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर है। अब ऑफेंडिंग इनके लिए क्या है, कोई भी बात जो इनके अगेंस्ट लिखी जाए। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 500 से 2000 रुपए तक थी, मतलब इट वॉज अ काफी बड़ा अमाउंट था ये। 1921 में प्रेस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, जिसके हेड थे तेज बहादुर सप्रू, प्रेस एक्ट्स 1908 और 1910 के रिपील कर दिए गए। इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931, इस एक्ट ने पावर्स दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एजेंडा को दबाने के लिए। इस फर्दर एम्पलीफाई हुआ है 1932 में, इन्होंने सारी एक्टिविटीज को कैलकुलेट कर लिया कि ये सारी की सारी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर प्री सेंसरशिप इंपोज की गई थी और अमेंडमेंट्स कराए गए थे प्रेस इमरजेंसी एक्ट में, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। एक टाइम पे पब्लिकेशन सारे न्यूज का रिलेटेड टू कांग्रेस एक्टिविटी को इलीगली बता दिया था इन्होंने। इंडिपेंडेंस की बात करें तो न्यूज़पेपर इंक्वायरी कमेटी 1947 की स्टैब्लिश हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टैब्लिश करी कि आप सारे इंडियन न्यूज़पेपर लॉज को एग्जामिन कीजिए और फिर बताइए क्या रेकमेंड करते हैं आप। तो उन्होंने बोला 1931 के एक्ट को हटा दो, 124, 153A में चेंजेस लेके आओ, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स और बुक्स को अमेंड करो, न्यूज़पेपर्स ऑफेंसिव सब्जेक्ट्स एक्ट 1951 को पास किया। अमेंडमेंट हुआ 1902 में आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या है ये आर्टिकल बताइए जरा कमेंट करके। एक्ट ने एम्पावर किया गवर्नमेंट को टू सीक बेल एंड फोरफीट द न्यूज़पेपर फॉर पब्लिशिंग ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, और ये एक्ट रहा टिल 1956। न्यूज़पेपर कमीशन आया एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड बाय द एडिटर एंड जर्नलिस्ट। इंडियन न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट ने डिमांड किया और अगस्त 1954 में कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दिए, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर काउंसिल बनाइए, क्रॉसवर्ड पजल को क्लोज कीजिए, एज पर द पर पेज प्राइस सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड, और लार्जर कोड थोड़ा अडॉप्ट कीजिए एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954, वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1956, न्यूज़पेपर्स पेजेस एंड प्राइस एक्ट 1956, इन सबको पास किया। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस एक्ट के अंडर क्या प्रोविजंस थे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, देखिए कंपनी रूल के अंडर पहले 60 साल जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग कम्युनिटी या कंपनी के तौर पे आई थी, तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन के प्रमोशन के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे स्टार्टिंग के, जैसे कि कैलकाटा मद्रासा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में, जहां पे मुस्लिम लॉ और रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। संस्कृत कॉलेज किसने स्टैब्लिश किया था, जोनाथन डनकन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनारस में 1791 हिंदू लॉ के लिए और फिलॉसफी के लिए। और फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप किया गया था वेलेस्ली के द्वारा इन 1800 सिविल सर्वेंट्स जो थे कंपनी के, उनकी ट्रेनिंग के लिए।
ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकता है। फिर आता है वुड्स डिस्पैच। 1854 में चार्ल्स वुड्स ने एक डिस्पैच प्रिपेयर किया ऑन एन एजुकेशनल सिस्टम फॉर इंडिया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है, क्योंकि ये पहला कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिससे फॉर्मुलेट किया था कि कैसे एजुकेशन स्प्रेड हो इंडिया में। इसके रिकमेंडेशंस थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अज्यूम करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मासेस को एजुकेट करने की। एक हायरार्की बनाओ फ्रॉम वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स विलेजेस में सबसे नीचे, फिर उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स और एक एफिलिएटेड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज भी प्रेसिडेंसी टाउन्स में जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। इन्होंने बोला इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द हाईएस्ट फॉर हायर स्टडीज, और वर्नाकुलर्स स्कूल लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे इंग्लिश पढ़ाओ और छोटे लेवल पे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो। फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया था, और टीचर्स ट्रेनिंग पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास की यूनिवर्सिटीज आई थी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बने थे सब प्रोविंसेस में। बेथुन स्कूल किसने फाउंड किया था? ये जेईडी बेथुन ने कैलकाटा में 1849 में। ये पहला फ्रूट था फॉर अ पावरफुल मूवमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए, जो कि 1940s और 50s में चले थे मूवमेंट, उनका रिजल्ट था ये। 1882 में आया हंटर कमीशन। डब्ल्यू हंटर इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के, और ये बेसिकली इसको प्रोग्रेस चेक करनी थी कि डिस्पैच जो आया था 1854 का, उसके बाद कितना प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन हंटर कमीशन की जो मेनली बातें थी वो रिलेटेड थी टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने बोला था कि स्टेट के स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है फॉर द एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में करो। इन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन नए डिस्ट्रिक्ट्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे दो। सेकेंडरी जो स्कूल है, हाई स्कूल एजुकेशन के 2 डिविजन होने चाहिए, लिटरेरी जो यूनिवर्सिटी तक जाएं, वोकेशनल जो कमर्शियल करियर्स के लिए हों। इन्होंने फोकस किया कि कितनी कम फैसिलिटीज हैं फीमेल एजुकेशन के लिए, स्पेशली प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर, और इन्होंने बोला कि इसको थोड़ा ठीक करो। बहुत मतलब और टीचिंग कम एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी सेटअप हुई, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। तो कितनी पुरानी है ये यूनिवर्सिटीज। रेलिक कमीशन 1902 में रेलिक कमीशन सेटअप हुआ अंडर सर थॉमस रेलिक। इन्होंने ये बेसिकली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। इसकी रिकमेंडेशंस पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ 1904 में। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज को ज्यादा अटेंशन फोकस किया जाए उनका स्टडीज पे और रिसर्च पे। फेलोज जो हो एक यूनिवर्सिटी में और उनका पीरियड ऑफिस में उसको रिड्यूस किया जाए, और सब फेलोज जो है वो नॉमिनेट हो बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पावर्स हो टू वेटो यूनिवर्सिटी सीनेट रेगुलेशंस। कैसे मतलब फंक्शन करेगी? 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए हर साल 5 साल के लिए हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को इंप्रूव करने के लिए। क्रोनोलॉजी ध्यान रखते जाइए, कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में, और थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919 में। एक कमीशन सेटअप हुआ था, ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी की कुछ प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करने के लिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर M.E. सैडलर। इसके रिकमेंडेशंस क्या थे? स्कूल कोर्स को 12 साल में कवर करो आप, स्टूडेंट्स एंटर करें यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज रादर देन मैट्रिक, और 3 डिग्री यूनिवर्सिटी कोर्स इन्होंने रेकमेंड किया था। ये क्यों किया गया था? यूनिवर्सिटी स्टेज में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। यूनिवर्सिटीज को ज्यादा नंबर ऑफ मतलब रिलीव यूनिवर्सिटीज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भर्ती हो जाएंगे उसमें। और कॉलेजिएट एजुकेशन करो जो नहीं जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी स्टेज पे। सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन को सेटअप करो एडमिनिस्टर करने के लिए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन, और कम रिजिडिटी रखो थोड़ा यूनिवर्सिटी रूल्स बनाने में। फीमेल एजुकेशन, अप्लाइड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, इन सबको एनकरेज करो। इस पीरियड में बहुत सी नई यूनिवर्सिटीज आई थी, जैसे कि मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, डक्का, लखनऊ, उस्मानिया 16 से 21 के पीरियड में। फिर आती है हार्टॉक कमेटी 1929। एम्फेसिस था इनका प्राइमरी एजुकेशन पे, लेकिन कोई हेस्टी एक्सपेंशन या कंपल्शन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। डिजर्विंग स्टूडेंट्स जाने चाहिए आगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टेज में। एवरेज स्टूडेंट्स को डाइवर्ट कर दो आप वोकेशनल कोर्सेज के लिए 8th स्टैंडर्ड के बाद। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया। ये आया था बाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944। सार्जेंट एजुकेशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट के। उन्होंने बोला प्री प्राइमरी एजुकेशन लाइए आप फॉर 3 से 6 साल के बच्चे, फ्री यूनिवर्सल कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन दीजिए 6 to 11 ईयर्स। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? और है तो कौन सा आर्टिकल है बताओ जरा कमेंट डाउन करके।
हाई स्कूल का एजुकेशन 11 से 17 साल तक के लिए करो सिलेक्टेड चिल्ड्रन के लिए, और एक यूनिवर्सिटी का कोर्स लाओ 3 साल का आफ्टर हायर सेकेंडरी। हाई स्कूल्स को 2 तरह का बनाओ, एकेडमिक, टेक्निकल और वोकेशनल। इंडिपेंडेंस के बाद देखिए अब राधाकृष्ण कमीशन। नवंबर 1948 में राधाकृष्ण कमीशन आता है टू रिपोर्ट ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। 12 इयर्स मैंडेटरी बिफोर यूनिवर्सिटी, और 3 मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हर एजुकेशन के: जनरल एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन, वोकल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डिग्री नहीं होनी चाहिए नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नहीं होनी चाहिए। लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको इंप्रूव करो, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में लेके आओ। 180 डेज ऑफ स्टडी कंपल्सरी करो यूनिवर्सिटीज में, इसको 3 सेशंस में डिवाइड करो 11-11 हफ्तों के। फिर आता है कोठारी एजुकेशन कमीशन 64-66 में। जुलाई 1964 में एक हाई लेवल कमीशन सेटअप होता है अंडर डॉक्टर DS कोठारी। इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अनाउंस होती है 68 में। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 इयर्स। 3 लिंग्विस्टिक फॉर्मूलाज बनाओ एजुकेशन के, मदर टंग डेवलप करो, हिंदी प्लस इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस। 6% नेशनल इनकम एजुकेशन पे स्पेंड करो। ट्रेनिंग करो टीचर्स की, स्टैंडर्ड सेट करो उनके लिए। एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन को डेवलप करो। इक्वलाइजेशन करो साइंस और रिसर्च एजुकेशन को। अफोर्डेबल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह को अफोर्डेबल बनाओ और अवेलेबल बनाओ। नए एफर्ट्स 1976 एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। 86 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई। 2002 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। अब बता दीजिए आप ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, अभी मैंने पूछा था ऊपर। 2010 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन राइट्स आया। और अब आप मुझे बताएंगे कि अब वाली जो पॉलिसी आई है उसको किसने हेड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये PYQ भी है। और इसी कौन से नंबर की पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी। टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया रुड़की में 1847 में, और कैलकाटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आया इस तरीके से, जो अब ये रुड़की वाला तो IIT है, और ये आया 1856 में। 1835 में मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट हुआ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज इन कैलकाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।